वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का एस का फिजिक्स और हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है साउंड यानी ध्वनि। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिएगा ध्यान से। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड्स। जो हमारा कान एक सेंसेशन फील करता है उसी को हम लोग साउंड कहते हैं। यानी कान के द्वारा फील होने वाला सेंसेशन अनुभूति ही साउंड है। ठीक है, साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes us hear। साउंड वह एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। we hear many sounds around us। हम लोग आसपास बहुत सारे साउंड सुनते हैं एवरीडे लाइफ में। at home we hear the sounds of our parents। घर पे हम लोग पेरेंट्स का साउंड सुनते हैं जो बात करते हैं। we also hear the sound of telephone bell। हम लोग घंटी का भी साउंड सुनते हैं। रेडियो टेलीविजन का साउंड सुनते हैं, स्टूडियो सिस्टम का, मिक्सर ग्राइंडर का, वॉशिंग मशीन का। राइट, स्कूल में हम लोग साउंड सुनते हैं टीचर का, क्लासमेट्स का और स्कूल के बेल का। राइट, हम लोग साउंड सुनते हैं स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार, बस और ट्रक का रोड पे। सही बात है। और साउंड हम लोग फ्लाइंग एरोप्लेन का भी सुनते हैं स्काई से। ठीक है। एट द म्यूजिक कंसर्ट, जब हम म्यूजिक कंसर्ट में जाते हैं यानी म्यूजिक का जहाँ प्रोग्राम होता है, हम लोग साउंड सुनते हैं जो प्रोड्यूस होता है अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, शहनाई, तबला, सिम्बाल्स एक्सेट्रा। राइट, एंड इन ए गार्डन, बगीचा में हम लोग साउंड सुनते हैं चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने का। ठीक है। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में। ए वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। कहता है वेव जो होता है एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, मतलब वाइब्रेशन होता है ना, वही डिस्टर्बेंस है एक मीडियम में, चाहे साउंड हो। मीडियम कहने का मतलब एयर मीडियम है ना, जो एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिना कोई डायरेक्ट कांटेक्ट के दो पॉइंट के बीच। राइट, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तुम्हारे कान तक जा रहा है, इसका मतलब हमारे माउथ से जो निकला यहाँ पे क्या हुआ, एयर कॉलम वाइब्रेट किया और वाइब्रेट करते तुम्हारे तक पहुंच गया। इस बीच में तो कोई तार वगैरह है नहीं, है ना, तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, फिर भी पहुंच गया। वेव जो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जब भी हम पूछे कि वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, कहोगे वाइब्रेशन से। कैसे? किसके वाइब्रेशन से? मीडियम थ्रू विच दिस पासेस, जिससे वो पास करेगा, यानी जिस मीडियम से वेव पास करेगा उसी में वाइब्रेशन लाएगा। जब एक वेव पास करता है एक मीडियम से, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो कहते हैं द मीडियम इटसेल्फ डज नॉट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, द ओनली पार्टिकल ऑफ द मीडियम vibrate about their fixed position. For example, when sound waves produced by a ringing bell come to us through air, there is no actual movement of air from the bell to our ears. Only the sound energy travels through the vibration of air molecules. Similarly, when a water wave passes over the surface of water in a pond, it does not drive water to one side of the pond. Only the water molecules vibrate up and down about their fixed position. यानी कि मतलब जब हम लोग कुछ बोलते हैं, राइट, तो वेव ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। राइट, जब क्या कहता है, इधर ध्यान से देखिए, कहता है कि जब एक वेव पास करता है एक मीडियम से, तो मीडियम खुद ही वो ट्रेवल नहीं करता है, बल्कि मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। समझ रहे हो ना? लाओ कॉपी लाओ, एग्जांपल से हम बताते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए हमारा ये माउथ है, क्या है? माउथ हम बोल रहे हैं कुछ, ठीक। यहाँ पे एयर है ना, एयर मीडियम है, और यहाँ पे मान लो कान है, ठीक है। तो ये एयर मीडियम, यहाँ का एयर हम बोले तो ये साउंड एनर्जी है, यहाँ का एयर मोलिकुल्स को एनर्जी मिला, तो ये डायरेक्ट यहाँ ट्रेवल करके नहीं जाएगा। डायरेक्ट ट्रेवल करके ये मीडियम डायरेक्ट ट्रेवल नहीं करता, बल्कि ये जो साउंड का एनर्जी निकला इसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी दिया, और ये मॉलिक्यूल्स क्या किया, अपने ही मीन पोजीशन वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने से ये वाइब्रेट करके फिर सटा हुआ है इसके पास और मॉलिक्यूल होगा, उसको भी एनर्जी दे दिया। वो ट्रांसफर होते होते वाइब्रेट करते 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 वाइब्रेशन से जहाँ पॉइंट सब डस्ट पार्टिकल है ही, ठीक ना, ये वाइब्रेट किया अपने ही जगह पे, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करते 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 कान तक पहुंचा। न कि ये खुद ट्रेवल कर गया, यहाँ का साउंड उठा ऐसा चला गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मान लो कि तुम यहाँ चारों लोग बैठे हो, हम बोलते तो मेरा मान लो कि उठ के चला जाता मीडियम तुम्हारे कान तक, इसको सुना देता क्या? समझ रहे हो? तो मीडियम खुद ट्रेवल नहीं करता, मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हुए वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते रीच करता है अनदर पॉइंट तक। राइट, समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है ना बाबू? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, मीडियम ट्रेवल नहीं करता है। कहता है कि व्हेन साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय रिंगिंग बेल, जब घंटी है, मान लो क्या है, घंटी है ना, घंटी बजता है ना, तो एक्चुअल मूवमेंट जो है एयर का हमारे मतलब कान तक नहीं होता है, सिर्फ साउंड एनर्जी ट्रेवल करता है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। यहाँ से घंटी से आवाज निकला, तो मान लो कि यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, फिर यहाँ भी इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वाइब्रेट करेगा करते 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 यहाँ तक आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, इस टेबल में कान लगाओ,
जैसे ही कान लगाओगे तुमको वाइब्रेशन सुनाई दिया, ऐसा हुआ कि ये टेबल के ये पार्ट उठ के वहां चला गया? नहीं, एनर्जी ट्रांसफर हुआ क्योंकि सारा मॉलिक्यूल आपस में चिपका है, सटा हुआ है, राइट? तो वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर हुआ और तुम्हारे कान तक गया। ऐसा नहीं कि टेबल उठ के खुद वहां चला गया, राइट? मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होता है वाइब्रेट करता है और अपने ही पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करके वाइब्रेशन एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते हमारे ईयर या वन पॉइंट और अदर पॉइंट पहुंचता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए पकड़िए, अब कहता है उसी प्रकार, देखिए कहता है ओनली द साउंड एनर्जी ट्रेवल करता है वाइब्रेशन से, राइट? उसी प्रकार वाटर वेव, पानी में मान लो वेव जो है इससे जनरेट होता है, राइट? ये यहाँ का पानी खुद उठ के नहीं चला जाता है, पानी जो है वेव जनरेट करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? देखिएगा अब कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक? देखिएगा साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कहते हैं। साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, a wave in which particle of one medium vibrate back and forth in same direction in which the wave is moving is called longitudinal wave। एक ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल जो है उसी मीडियम का वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे उसी डायरेक्शन में, है ना? और वेव मूव करता है, इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3 में दिखाया गया है। फिगर 3 में डायरेक्शन जो है वेव का वो दिखाया गया है, ए से बी तक डायरेक्शन है वेव का, राइट? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज प्लेन में डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का ए बी है, बात सही है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव के डायरेक्शन जो है उसी के पैरेलल है वाइब्रेशन पार्टिकल का, राइट? समझ में आ रहा है? दैट इज पार्टिकल जो है मीडियम का, मान लो कि यहाँ एयर मीडियम होता है, उसका ये पार्टिकल है, तो ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा होगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करता है। प्लीज नोट दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल द थ्री मीडिया। आप लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम में ट्रांसवर्स मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है। गैस में तो हम देख ही रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, सॉलिड ये हो गया और लिक्विड पानी है, ठीक है ना? वी विल नाउ डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन ए स्प्रिंग ऑन स्लिंकी। अब जो है स्प्रिंग या स्लिंकी जिसको कहते हैं, स्प्रिंग समझते हो ना? हाँ, उसी में हम लोग देखेंगे, जनरेट करके फॉर्म करेंगे। लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सटेंड इजीली इज कॉल्ड स्लिंकी। ऐसा लंबा लचीला स्प्रिंग जिसको दबा भी सकते हैं और खींच भी सकते हैं, उसी को स्लिंकी कहते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ वेव है ऐसे, है ना? और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है आगे पीछे। देखो पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल का वाइब्रेशन अपना डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल का, यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है यहीं पे, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, यहीं पे वाइब्रेट कर रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, उस जल्दी सटा सटा रहता है, वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ता है। सही बात है, कोई दिक्कत? आइए पहला, द वेव्स विच ट्रेवल अलोंग ए स्प्रिंग। ऐसा वेव जो स्प्रिंग के अलोंग ट्रेवल करता है, स्लिंकी के अलोंग, जब इसको पुश करते हैं और पुल करते हैं एक एंड से, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। बिफोर वी डिस्कस दिस फर्दर, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, नेसेसरी है जान लेना कि ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, एज अप्लाइड टू स्प्रिंग। दोनों समझ लेते हैं कि दोनों स्प्रिंग में क्या होता है। नॉर्मल पोजीशन जो है स्प्रिंग का, फिगर 4A में दिखाया गया है, इसमें देखिए नॉर्मल है स्प्रिंग, ठीक है? एक कंप्रेशन इज दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स और टर्न्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल। कंप्रेशन वह पार्ट होता है स्प्रिंग का जिसमें जो कॉइल होता है नॉर्मल से क्लोज होता है, ठीक है? द रीजन मार्क्ड सी, कंप्रेशन को हम लोग सी से दिखाते हैं। देखो कॉइल जनरल है, नॉर्मल है, इसमें जो कॉइल जब है नजदीक आ जाएगा आपस में, तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन, ठीक ना? स्प्रिंग में रेयर फ्रैक्शन वह पार्ट होता है कॉइल का जिसमें फार्दर अपार्ट, दूर दूर हो जाए कॉइल, इसको आर से दिखाते हैं। इसमें देखो दूर दूर हो गया, नॉर्मल से दूर है, नजदीक दूर है, दूर है तो रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ठीक है? पुश और पुल कर रहे हैं लगातार। आगे देखिए, वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड इन स्प्रिंग। अब देखेंगे कैसे वेव बनता है। फिगर 4A में आप देख रहे हैं, नॉर्मल पोजीशन स्प्रिंग का है, फिक्स्ड है एक इंड पे स्प्रिंग। नाउ अगर फ्री इंड जो है स्प्रिंग का मूव करोगे, फ्री इंड है इसको मूव कराओगे टू एंड फ्रो आगे पीछे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाएगा जिसके अंदर अल्टरनेट, पहले होगा कंप्रेशन तो फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, ठीक ना? ठीक है, ट्रेवल करेगा स्प्रिंग के अलॉन्ग, ठीक है? जब वेव ट्रेवल करेगा अलॉन्ग द स्प्रिंग, तो प्रत्येक टर्न जो है स्प्रिंग का आगे पीछे मूव करेगा, है ना? ओनली स्मॉल डिस्टेंस, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस, वेव की डायरेक्शन नहीं, ठीक? सिंस पार्टिकल जो है मीडियम का टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग आर मूविंग बैक एंड फोर्थ इन डायरेक्शन ऑफ वेव, द वेव्स व्हिच ट्रेवल अक्रॉस द स्प्रिंग आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई तकलीफ?
आइए, द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हेन ए साउंड वेव पासेस थ्रू एयर, जब साउंड वेव एयर से पास करता है तो पार्टिकल जो एयर का वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। किसके पैरेलल? डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव के। अगर साउंड वेव है इसी के पैरेलल वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। तो जब एक साउंड वेव ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पार्टिकल जो है मीडियम का वो भी वाइब्रेट करता है आगे पीछे, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। प्लीज नोट दैट वेव प्रोड्यूस जो होता है एयर में व्हेन गिटार वायर, सितार वायर, टनपुरा वायर, वायलिन वायर प्लग करते हैं, मतलब उसको तार छेड़ देते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होता है, एंड बिकॉज दे आर साउंड वेव्स, क्योंकि वो क्या है, साउंड वेव है ना। तो साउंड वेव जो होता है एयर में वही लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। पहले हम लोग क्या देखें कि वेव जो है कैसे ट्रेवल करता है, राइट। हम लोग जानते हैं क्या कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ट्रेवल करता है मीडियम में, है ना। तो पार्टिकल जो है मीडियम का वो वाइब्रेट करेगा आगे पीछे सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, इधर वेव ट्रेवल करता है। जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल नजदीक आएगा तो मोमेंटरी रिडक्शन होगा वॉल्यूम में। जैसे पार्टिकल नजदीक आ जाएगा, तुम सोचो कि वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल नजदीक आ गया वाइब्रेट करके, तो साउंड दूर तक जाएगा नहीं। तो जनरली उसी को कहते हैं मोमेंटरी रिडक्शन इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम होगा। एंड कंप्रेशन इज फॉर्म, उस समय कंप्रेशन हो जाता है, तो कंप्रेशन के समय वॉल्यूम कम रहता है। तुम भी देखा होगा स्पीकर में जब आवाज बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन से स्पीकर का जो पर्दा होता है डायफ्राम वो आगे पीछे ज्यादा करने लगता है ना। आज जब वॉल्यूम कम कर देते तो नजदीक हो जाता है ना। ऑन द अदर हैंड जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल फार्दर एक दूसरे से दूर दूर जाता है नॉर्मली से तो मोमेंटरी इंक्रीज होता है वॉल्यूम में, इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। जब गिटार वायर और गिटार को प्लग करोगे तो वाइब्रेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, एयर में। प्लीज नोट दैट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड स्ट्रिंग ऑफ गिटार इन द above five program photograph is vibrating at the moment and producing sound waves। कहता है एक्सट्रीम जो है जो है ना वाइब्रेट कराती है ना। दिस स्ट्रिंग appears to be blurred, तो ये वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, देखो धीरे धीरे ब्लड हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। कंप्रेशन वह पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसे पार्टिकल जो है मीडियम के नजदीक होता है नॉर्मली से, तो मोमेंटरी रिडक्शन होता है वॉल्यूम में, राइट। फिगर 6 में अब दिखाया गया है एयर का जो भी रीजन सी से है वो कंप्रेशन है। देखो ये मान लो कि पार्टिकल से दिखाया गया है, इसमें पार्टिकल देखो बहुत नजदीक है तो कंप्रेशन है, इसे वॉल्यूम कम होगा, सही बात है। रेयर फैशन पार्टिकल दूर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम ज्यादा। रेयर फैशन वह पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें पार्टिकल जो है मीडियम का एक दूसरे से दूर होता है नॉर्मल से, तो मोमेंटरी इंक्रीज होता है वॉल्यूम में मीडियम, सही बात है। फिगर 6 में आप सारे रीजन आर से जो मार्क है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट कंप्रेशन जो है टेम्पोररी इंक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम का। डेंसिटी क्या है? मीडियम का डेंसिटी का मतलब क्या है? मीडियम का मास बढ़ा देना। मीडियम का किसका? मीडियम पार्टिकल का मास बढ़ा देना। तुम ही सोचो इस घर में कितना लोग हैं? 5, तो इसका डेंसिटी कम है, 50 लोग आ गए, डेंसिटी डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। नहीं नहीं, मास जब देखो बाबू, जब मास ऊपर वाला क्वांटिटी मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, कि ऊपर में डी है ऊपर में एम है तो मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, ठीक है। तो देखो जब कंप्रेशन होगा तो सारा पार्ट के नजदीक है, इस समय डेंसिटी मीडियम का ज्यादा होगा, इसमें दूर होगा, ठीक है, डेंसिटी कम होगा। रेयर फ्रैक्शन में टेम्पोररी डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी मीडियम का, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो पास करता है, जब डेंसिटी मीडियम का इंक्रीज करता है, डेंसिटी मीडियम का इंक्रीज करेगा तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। मतलब प्रेशर और क्या होता है? इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स एक यूनिट एरिया पर कब लगेगा? जब मास ज्यादा हो, तो इसीलिए प्रेशर भी, ठीक है। तो दिक्कत मतलब छोटा सा जगह पर एक आदमी है तो प्रेशर कम है, और छोटा सा जगह पर 20 आदमी है तो प्रेशर ज्यादा है, छोटा सा एरिया पर, है ना। देखो जब एरिया ए बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, लेकिन फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। जब डेंसिटी जो है मीडियम का डिक्रीज करेगा तो प्रेशर घटेगा। सो हम कह सकते हैं कंप्रेशन वह रीजन है हाई प्रेशर का और रेयर फ्रैक्शन रीजन है लो प्रेशर का। नहीं, लो प्रेशर कब होगा? जब दूर दूर पार्टिकल होगा। हाई प्रेशर कब होगा? जब पार्टिकल नजदीक होगा। इसे क्या कह सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को रखता है, जो ट्रेवल करता है एक मीडियम में, राइट। देयर आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। एक और टाइप का वेव होता है जो ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एक वेव जिसमें पार्टिकल जो है मीडियम का वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन राइट एंगल पे, तो डायरेक्शन इन विच द वेव्स इज मूविंग, जिसमें वेव मूव करता है उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7, फिगर 7 में इलस्ट्रेट किया गया है ट्रांसवर्स वेव।
ऐसा वेव जिसे पार्टिकल जो है मीडियम का वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन, उसका टू एंड फ्रो, आगे पीछे। इसमें अप एंड डाउन है, मीडियम के ऊपर नीचे, मीडियम के ऊपर नीचे, तो ये होगा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव दिखाया गया फिगर 7 में। डायरेक्शन जो है वेव का पी से क्यू है, लेकिन वाइब्रेशन जो है पार्टिकल का राइट एंगल पे है पी क्यू, पी क्यू के राइट एंगल पे आर एस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड बट गैस में नहीं कर सकते। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव लॉन्ग स्प्रिंग और स्लिंकी के द्वारा। ठीक है, देखिएगा, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed are transverse wave। ऐसा वेव जो प्रोड्यूस किया जाता है मूविंग वन एंड ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग, एक लंबा स्प्रिंग के एक एंड को मूव करा के स्लिंकी में अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। कभी कभी देखता हो रस्सी पकड़ता है ऊपर नीचे हम करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर नीचे अगर करेंगे तो वही क्या हो गया, ट्रांसवर्स, जिसका अदर एंड फिक्स रहेगा। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है स्लिंकी में, जो फिगर 8 में दिखाया गया है ना, ऊपर नीचे करते जैसे ही होता है ना। बोलो, समझ में आ रहा है दिक्कत? अच्छा, कभी सोचे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? आइए, एज द वेव पासेस अलोंग सिलिंकी, जैसे जैसे वेव सिलिंकी से पास करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो सिलिंका है वो वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन राइट एंगल। ठीक, वाटर वेव जिसको रिपल्स कहते हैं, वो फॉर्म होता है सरफेस ऑफ वाटर का पॉन्ड में, ये भी ट्रांसवर्स वेव होता है। राइट, ऐसा इसलिए हो जाता है कि फैक्ट दैट वाटर वेव जो है, मॉलिक्यूल्स जो वाटर का वो अप एंड डाउन मूव करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर वेव ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। राइट, वाटर सरफेस पे, सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है अप एंड डाउन सेम प्लेस पे, तो कॉर्क और लीफ जो है अगर उसके ऊपर रख दोगे, देखो ऊंचा नीचा होते रहता है। राइट, वाटर सरफेस पे अप एंड डाउन सेम प्लेस पे, वाटर मूव्स across the surface of the pond. The shape of the transverse water wave produced on the surface of water is just like those formed on the slinky as shown in figure 8। जैसे सिलिंकी में दिखाया गया है उसी प्रकार, जैसे सिलिंकी में दिखाया गया है यहाँ, उसी प्रकार पानी में भी वेव ऐसे करता है। जब स्टोन को ड्रॉप करोगे पॉन्ड में, तो ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस हो जाता है। बात सही है? इवन लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव्स जो होता है, लाइट वेव, ये भी ट्रांसवर्स वेव होता है ना, और जो रेडियो वेव्स होता है वो भी ट्रांसवर्स वेव होता है। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टली किस मीडियम में, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है मूव अपवर्ड अबव द लाइन जीरो डिस्टर्बेंस, दे फॉर्म एन एलिवेशन और हम्प, एंड द वाइब्रेटिंग पार्टिकल मूव डाउनवर्ड बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, दे फॉर्म ए डिप्रेशन और हॉलो। तो कहता है कि जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल मूव करता है ऊपर, है ना, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से, एक लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होता है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, अगर ऊपर जाएगा तो एलिवेशन, इसको हम्प कहते हैं। ठीक, जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है नीचे जाएगा, जिसको लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से, इसको डिप्रेशन या हॉलो कहते हैं। एलिवेशन या हम्प जो होता है ट्रांसवर्स वेव में, इसको क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्रेस्ट हो गया। और जो पार्ट ट्रांसवर्स वेव के अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होता है वही क्रेस्ट होता है। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है ना, यहाँ कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसको ऊपर क्रेस्ट, नीचे दिखाते हैं, नीचे ट्रो होता है। एक्स वाई एक लाइन है जीरो डिस्टर्बेंस का, और ए और सी जो है क्रेस्ट। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का। डिप्रेशन हॉलो जो है ट्रांसवर्स वेव के, इसको ट्रो कहते हैं। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स ट्रो इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे होता है। ठीक है, 9b में और डी में दिखा सकते हैं, बी और डी जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, तो दो इसमें जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे, एक्स वाई जीरो डिस्टर्बेंस है ना, उसके नीचे क्या है, आपका ट्रो है। राइट, कहता है वी लुक द वाटर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, पोखर के सरफेस से वाटर मूव करता है, तो हम देखेंगे सम प्लेसेस जो है वाटर लेवल का हायर रहेगा और कुछ लोअर रहता है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा रहता है। राइट, जो अदर लोअर देन नॉर्मल, और कुछ प्लेस अदर प्लेसेस दैट वाटर लेवल इज लोअर देन द नॉर्मल। द हायर वाटर लेवल को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और लोअर वाटर लेवल को ट्रॉफ कहते हैं। जैसे क्या पता चला कि ट्रांसवर्स वेव जो है इसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होता है। राइट, तो दिक्कत समझ में आया? जब वेव पास करता है मीडियम से, तो कुछ उसका प्रॉपर्टी जो है मीडियम का, लाइक डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चेंज होता है। सो वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली बाय शोइंग हाउ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंजेस व्हेन अ वेव पासेस थ्रू इट। तो कहता है जब वेव को रिप्रेजेंट कीजिएगा ग्राफिकली, कि तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दिखाते हैं कि मीडियम में जैसे कि डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसे चेंज होता है वेव का। राइट, ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का करने जा रहे हैं।
जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पास करता है एक मीडियम से, मान लो एयर से, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है एयर का एक जगह नजदीक आ रहा होगा, क्राउडेड हो जाता होगा एक जगह, इसको कंप्रेशन कहते हैं। जबकि पार्टिकल अगर दूर चला जाता है तो इसको रेयरफैक्शन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चरली बाय शोइंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एज फॉलो। फिगर 10 में दिखाया गया है, ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में नजदीक पार्टिकल, रेयरफैक्शन में दूर, राइट। अब देखिए कहता है कंप्रेशन में डेंसिटी जो है एयर का हाई होता है, जबकि रेयरफैक्शन में लो होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पास करता है एयर से, तो डेंसिटी जो है एयर का लगातार बदलते रहता है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द एयर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो डिस्टेंस जिस सोर्स से निकला है वो, और उस क्या है एयर डेंसिटी के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से, कि डेंसिटी कितना और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर का रिप्रेजेंट किया जा रहा है मीन्स ऑफ डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ फिगर 11 में। देखिए ये नॉर्मल डेंसिटी यहाँ पर है, डेंसिटी इससे नॉर्मल से ज्यादा है, डेंसिटी नॉर्मल से नीचे कम। अब देखो कंप्रेशन में क्या होगा, नजदीक आएगा पार्टिकल, ऊपर जाएगा, और रेयरफैक्शन में नीचे। लाइन जो है एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल डेंसिटी, बात सही है। ऑल पॉइंट अबव द लाइन, लाइन से जितना पॉइंट ऊपर होगा ग्रेटर डेंसिटी पे होगा, और नीचे जो होगा नॉर्मल डेंसिटी पे होगा, इससे कम। हियर ए और सी जो है वो आपका कंप्रेशन, और बी और डी रेयरफैक्शन है, राइट। रिप्रेजेंट करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक्चुअली शो करता है वेरिएशन, कैसे बदलाव हो रहा है डेंसिटी एयर का लॉन्गिट्यूडनल वेव जो पास करता है, राइट। सही बात है। आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स वेव का। जब ट्रांसवर्स वेव पास करता है मीडियम से, तो कुछ पार्टिकल जो है मीडियम का वहां से डिस्प्लेस हो जाता है लाइन ऑफ जीरो डिस्टेंस के ऊपर, मतलब यहाँ से ऊपर चला जाता है, राइट। जबकि कुछ पार्टिकल जो है लाइन ऑफ डिस्टेंस नीचे हो जाता है। ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली प्लॉटिंग करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम लाइन ऑफ जीरो डिस्टेंस अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जिस सोर्स से निकला है उससे डिस्टेंस कितना चला गया, और डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं ऊपर नीचे, ठीक ना। ये ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे नेगेटिव, राइट। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इसको कहें, ठीक है। फिगर 12 में जो है शो करता है ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंट किया गया है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई जो लाइन है जीरो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल का, सारा पार्टिकल जो लाइन इससे ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का है, और जो नीचे है वो नेगेटिव। ए और सी क्रेस्ट है, और बी और डी ट्रॉफ है ट्रांसवर्स वेव का। तो जो वेवी लाइन है इस तरह जो वेव की तरह लाइन है ना, रिप्रेजेंट करता है ट्रांसवर्स वेव, एक्चुअली शो करता है वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव में। चलिए अब हम डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का क्या क्या गुण है उसको देख लेते हैं, ठीक है। साउंड वेव का क्या क्या गुण है उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव का देखने जा रहे हैं। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जो रखता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, है ना, जब मीडियम में ट्रेवल करता है। साउंड वेव को डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीटली 5 कैरेक्टरिस्टिक से। वेवलेंथ बोलो, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। कौन कौन? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव के जो डिस्क्राइब है। अब देखो कैसे। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग कंसीडर करते हैं ABCDE, ठीक है, और EFGHI, EFGHI, ठीक है, जैसा ये है वैसा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहता है जो फॉर्म होता है वाइब्रेशन से ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? एक तरह का डिवाइस है, मतलब एक तरह का मेटल का होता है बना हुआ, उस पर एक क्लिक करोगे ना तो इस तरह का साउंड वेव जनरेट होता है। फर्स्ट साउंड वेव स्टार्ट हुआ नॉर्मल डेंसिटी पोजीशन से, यहाँ पे कोई डेंसिटी है, नॉर्मल है। आफ्टर गोइंग थ्रू कंप्रेशन, फिर उसके बाद कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ABC कंप्रेशन, ठीक है। अब देखना रेयरफैक्शन CDE है, ये नीचे वाला है। इट रिटर्न टू द नॉर्मल डेंसिटी पोजीशन E, फिर रिटर्न हो गया पोजीशन E पे, कहाँ पोजीशन E पे आ गया, ठीक है। तो कहता है फिर द पोर्शन बना ABCD रिप्रेजेंट किया एक कंप्लीट वेव है, जिसमें एक क्या है आपका क्रेस्ट, एक क्या है ट्रो, यानी एक कंप्रेशन का पार्ट, एक रेयरफैक्शन का पार्ट, ये कंप्लीट वेव कहलाता है, ठीक है। तो दिक्कत ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट साउंड वेव जो है स्टार्ट होता है E पॉइंट से और जाता है I तक, है ना। तो अब फिगर में दो कंप्लीट साउंड वेव हम लोग ले लिए हैं, A से E और E से I, ठीक है। अब हम देखते हैं वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ध्यान से देखना। वेवलेंथ, मिनिमम डिस्टेंस इन अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वह मिनिमम डिस्टेंस जिसमें साउंड अपने आप को रिपीट करता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। जहाँ सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, पूरा एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्बडा से, किससे? लैम्बडा से। साउंड वेव कंबाइंड लेंथ है कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफैक्शन का, मतलब पहले क्या होगा कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफैक्शन उसी के साइड में, ठीक है।
तो इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट वेव, ये वेवलेंथ हुआ। ठीक, एग्जांपल फिगर 13 जो था उसमें कंप्रेशन AC जो है ना, एंड दैट ऑफ एडजेसेंट रेयरफैक्शन C जो है, सो द कंबाइंड लेंथ AE हो जाएगा। ठीक ना, देखो A से C कंप्रेशन रेयरफैक्शन, A से लेकर E तक वेवलेंथ है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, ये A से लेकर E तक वेवलेंथ है, तो E से लेकर I तक भी वेवलेंथ होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? और भी देखो, is equal to wavelength. It is sound wave. The distance between the centers of two consecutive compression. अगर दो कंप्रेशन है ऊपर, उसके बीच का डिस्टेंस भी कंप्रेशन कहलाता है। दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन है, उसके बीच का भी डिस्टेंस नहीं, वेवलेंथ कहलाता है। दो रेयरफैक्शन है तो उसके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। दो कंप्रेशन है उसके बीच का भी डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। अगर एक कंप्लीट वेव है शुरू से लेकर अंत तक, तो उसका भी लेंथ वेवलेंथ कहलाता है। समझ रहे बात को? फिगर 13 में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज पीआर, सो द डिस्टेंस पीआर विद वेवलेंथ ऑफ द साउंड। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज क्यूएस, सो क्यूएस इज द वेवलेंथ। प्लीज नोट दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा, अब एक कंप्रेशन ले लो उसका बीच, और रेयरफैक्शन लो उसका बीच, उस दोनों के बीच का जो होगा लेंथ वो वेवलेंथ का आधा होगा, लैम्बडा बाय 2। इसको लैम्बडा बाय 2 से दिखाए। ऐसा यूनिट जो होता है वेवलेंथ का वो मीटर होता है, क्योंकि लेंथ है ना। अच्छा, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। देखिए कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ हुआ। रेयरफैक्शन है, रेयरफैक्शन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ हुआ। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, एक कंप्रेशन है और एक रेयरफैक्शन है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्बडा बाय 2, वेवलेंथ का आधा। ठीक है, आई एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड जब ये पास करता है मीडियम से, तो पार्टिकल जो है मीडियम का डिस्प्लेस होता है टेम्पररी, मतलब एक जगह से थोड़ा सा हटता है ना, फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन से। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब यहाँ पे है, थोड़ा सा ट्रेवल किया आगे या पीछे किया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का एक मीडियम में ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन से वेव पास करता है मीडियम से, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यानी एक वेव में जो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये टर्म एम्पलीट्यूड है, इनफैक्ट डिस्क्राइब हुआ है साइज वेव का, बताता है वेव का साइज कितना है, राइट। फिगर 13 में पीबी जो है एम्पलीट्यूड है वेव का। एम्पलीट्यूड जो है वेव का यूजुअली डिनोट किया जाता है लेटर कैपिटल ए से। ऐसा यूनिट जो होता है एम्पलीट्यूड का मीटर होता है, कभी कभी इसको हम लोग सेंटीमीटर में भी दिखाते हैं। एम्पलीट्यूड जो है वेव का सेम होता है एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का जो प्रोड्यूस करता है वेव। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो वेव प्रोड्यूस करता है उसी का एम्पलीट्यूड होता है। देखो देखो पी दिख रहा है, ये कितना ऊंचा उठाई, कितना नीचे गया, है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि वो डिस्प्लेस हुआ ना ऊपर नीचे, कोई दिक्कत? आगे टाइम पीरियड देखो, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव बनाने में जितना समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं ना। वन कंप्लीट वेव जो है फुल वाइब्रेशन से वाइब्रेटिंग बॉडी का बनता है, सो हम लोग कह सकते हैं दूसरा डेफिनेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन करने में जितना समय लगा टाइम पीरियड कहलाता है। फिगर 13 में दो कंप्लीट वेव है, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर आई तक। सपोज ये दोनों वेव जो है प्रोड्यूस हुआ है 1 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.5 सेकंड। तो एक वेव को प्रोड्यूस करने में 0.5 सेकंड, दो वेव ली है ना। ए से लेकर ई तक और ई से लेकर आई तक, एक दो वेव हुआ, दो वेव 1 सेकंड में, एक वेव आधा सेकंड में। समझ रहे हो? इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं टाइम पीरियड दिस वेव विल बी 0.5 सेकंड। टाइम पीरियड जो वेव का डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल टी से, है ना। टाइम पीरियड सेकंड में दिखाया जाता है, यूनिट है। फ्रीक्वेंसी, जो टर्म फ्रीक्वेंसी बताता है कि रेट जो है जिससे वेव जो प्रोड्यूस होता है देयर सोर्स। फ्रीक्वेंसी मतलब किस रेट से अपना सोर्स से वो निकल रहा है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, कितना वेव बना रहा है 1 सेकंड में, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मान लो एक टिप है, एक वेव बना, तो एक वेव बना तो एक हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1। तो एक कंप्लीट वेव जो है प्रोड्यूस होता है फुल वाइब्रेशन से, तो हम लोग उसको कहते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन रहेगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए अगर 10 कंप्लीट वेव बना 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 हर्ट्ज। 10 साइकिल पर सेकंड में 10 बार बना। फ्रीक्वेंसी जो है वेव का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है जब वो पास करता है डिफरेंट सब्सटेंस से। ऐसा ही जो होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको हर्ट्ज कहते हैं, जिसको एच से लिखा जाता है। वाइब्रेटिंग बॉडी छोड़ता है 1 वेव पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 हर्ट्ज। आज कह सकते हैं कि 1 हर्ट्ज इक्वल कितना होता है, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। सही बात है, 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन 1 हर्ट्ज होगी। समटाइम्स हाउएवर बिगर यूनिट भी होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको किलो हर्ट्ज कहते हैं। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी जो है वेव का, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एफ से। डार्विन्स कुछ बुक्स में इसको न्यू से भी दिखाया जाता है। ये छोटा भी रहता है, इसको न्यू पढ़ते हैं टू डिनोट फ्रीक्वेंसी। द ट्यूनिंग फॉर्क,
ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है ऑप्टन मार्क उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है राइट। इसमें लिखा रहता है 256, 384, 512, इसमें लिखा रहेगा इसके ऊपर ठीक। मतलब एक बार इसको वाइब्रेट कराओगे ना, एक बार इसे मार दोगे तो 256 वाला लोगे तो 256 वो मतलब वाइब्रेशन जो है कंप्लीट वेव बनाएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बना देगा। पुराने बुक है किसी के पास? देखिए पुराने बुक में दिया गया है, ये बहुत सारा ट्यूनिंग फॉर्क है, छोटा से बड़ा है ना, सब पे नंबरिंग किया जाता है। जैसे एक सेट है ट्यूनिंग फॉर्क का, इस पे नंबर इनग्रेव्ड रहता है राइट। जैसे अगर मान लो कि इसमें 256 लिखा है तो इसे वाइब्रेट एक बार मारे इस पे, 256 जो है कंप्लीट वेव्स बना देगा। इसमें 384 लिखा है 384, तो उसको 384 बना देगा राइट। हेनरिक हर्ट्ज यही साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको दिया था राइट। ये थे हेनरिक हर्ट्ज, इनके नाम पे जो है यूनिट हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रखा गया, ठीक है। समझ में आया? देखिएगा, दो दीज नंबर सिग्निफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, यही नंबर जो है फ्रीक्वेंसी बताता है। एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी 256 है, इसका मतलब है प्रॉन्ग्स, यानी जो ये प्रॉन्ग्स है इसका, इसका जो डंडा है इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं, ये बनाएगा 256 वाइब्रेशन 1 सेकंड में और छोड़ेगा 256 कंप्लीट साउंड वेव जो हिट करेंगे हार्ड सरफेस पे, तो राइट। इससे क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वेव का सेम होता है जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी का है जिससे वो वेव प्रोड्यूस होता है। सही बात है। हेनरिक हर्ट्ज है, दिखा दिए सब। अब देखिए रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच एक रिलेशन है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव को बना कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा टाइम पीरियड कहलाएगा। सपोज टाइम पीरियड जो है वेव का टी सेकंड लगा, ठीक है। 1 सेकंड में इन टी सेकंड वो एक वेव कंप्लीट करेगा, तो टी सेकंड में 1 वेव, तो 1 सेकंड में कितना 1/t। तो कहने का मतलब यही तो एक वेव फ्रीक्वेंसी कहलाता है 1 सेकंड में। तो कहता है देखो, बट द नंबर ऑफ वेव जो है तो 1 सेकंड उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वेव का है ना, टाइम पीरियड टी 1/t हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो वेव का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, एफ इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, टी को सेकंड में, राइट। कोई दिक्कत? हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड जो वेव का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, उसी को वेलोसिटी वेव का कहते हैं। स्पीड वेलोसिटी जो है वेव का रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर टी भी से। ऐसा यूनिट जो होता है मेजरिंग वेलोसिटी का वही मीटर पर सेकंड होता है जो पहले हम पढ़े हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप देखो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा डिस्टेंस तो लेमडा होता है पता है ना, वेवलेंथ ही डिस्टेंस हुआ, तो v बराबर क्या हो गया लेमडा बाई टी, यानी क्या हो गया वेलोसिटी बराबर बोलो वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। सही है। अच्छा हम जानते हैं कि 1/t जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स होता है, इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t। 1/t को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो v बराबर कितना हो गया लेमडा इंटू एफ, v बराबर एफ लेमडा हो गया, v बराबर क्या हो गया एफ लेमडा। वेलोसिटी जो है वेव का वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ भी दिखाता है। तो वेलोसिटी वेव जो है मीडियम में इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी जो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, इसको वेव इक्वेशन कहते हैं। ये अप्लाई टू ऑल टाइप, जितने भी वेव्स है चाहे ट्रांसवर्स है चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं, जितने तरह के वेव्स है रेडियो वेव्स साउंड वेव हर चीज तरह के वेव में ये काम करता है, ठीक है। वेव इक्वेशन है 3 क्वांटिटीज, इसमें 3 क्वांटिटीज है, v है f है और लेमडा है, राइट। तो इसके पास वैल्यू भी है 3 क्वांटिटी का निकलेगा, तो वैल्यू जो है थर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेट, अगर 2 दिया रहेगा तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इफ वी टच अ साइलेंट बाइसिकल बेल, अगर हम घंटी जो है शांत साइकिल का घंटी टच करें तो आप देखोगे कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, राइट। लेट अस नाउ रिंग द बाइसिकल बेल, अब घंटी बजा दो, टच इट जेंटली, आराम से टच करो, देखोगे रिंगिंग बेल जो है जो प्रोड्यूस करेगा साउंड वो वाइब्रेट करेगा, मतलब मूविंग बैक एंड फोर्थ, वो उसका घंटी के अंदर आगे पीछे मूव करता है थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस अंदर में ही, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। नाउ अगर हम होल्ड करें रिंग को बेली टाइट, अगर टाइट से घंटी को पकड़े हाथ से तो स्टॉप वाइब्रेटिंग, तो वाइब्रेट करना रुक जाएगा और साउंड जो है उससे स्टॉप हो जाता है। बात सही है, कटर कटर आवाज करेगा, अच्छे से आवाज। इट इज क्लियर, सब बचपन में किया होगा इसे, राइट। इट इज क्लियर दैट व्हेन बाइसिकल बेल इज वाइब्रेटिंग, जब बाइसिकल का बेल वाइब्रेट करता है ये प्रोड्यूस करता है साउंड, और जब बाइसिकल बेल स्टॉप हो जाता है वाइब्रेट करना तो साउंड प्रोड्यूस बंद हो जाता है। इससे क्या पता चला कि साउंड प्रोड्यूस होता है कब, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है आगे पीछे रिपीटली तेजी से, राइट। दूसरे शब्दों में साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, जब भी हम सुनते हैं साउंड को तो कुछ मटेरियल जो है पक्का वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, राइट भाई। तो कहता है ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेट करता है ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस करता है साउंड, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो ट्रेवल करता है किसके फॉर्म में, साउंड वेव के फॉर्म में। ये जो एनर्जी है जिससे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है क्या साउंड, ये कौन प्रोवाइड करता है, सम आउटसाइड सोर्स, कुछ बाहर से सोर्स, जैसे मान लो कि हम हाथ से बजाए उसको या हवा की वजह से भी वाइब्रेट करता है, राइट।
हमारे देखो शरीर के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। ये हमारे साउंड के अंदर वोकल कॉर्ड है, राइट? ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है, इसको लिरिक्स कहते हैं, है ना? ये वोकल कॉर्ड है, वोकल का वाइब्रेट करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तब साउंड क्रिएट होता है। समझ में आया? देखो, साउंड जो है ड्रम से ड्रम के जो मेम्ब्रेन होता है स्किन, इस पे हम जो लाठी से मारते हैं या डंडा से मारते हैं, तो उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है ड्रम का, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा गला हो, चाहे ड्रम हो, कुछ ना कुछ उसका वाइब्रेट करेगा, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। बजिंग साउंड ऑफ द बी, मॉस्किटो या मधुमक्खी, है ना? ये सब जो बज भिनभिनाता है, इसका भी वाइब्रेशन उसका विंग्स पंख करता है। जितना तेजी से वो पंख गनगनाता है, उतना अच्छा गाना सुनाता है, राइट? साउंड इन सितार, वीणा, गिटार, ये सब प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर जो खींचा हुआ तार रहता है, उसको हम छेड़ देते हैं, है ना? तो उससे वो क्रिएट होता है। साउंड जो है हमारा आवाज, उसका वाइब्रेशन कौन करता है? 2 वोकल कॉर्ड होता है गला के अंदर, वही, है ना? जो हमारा लंग से जो हवा आता है, वही हवा को ये क्या कराता है, वो हवा आता है ना, तो उसी को वाइब्रेट कराता है। तो साउंड जो है ड्रम का, तबला का, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? उसका स्किन यानी मेम्ब्रेन जो है, उसको हम स्ट्रक करते हैं, मारते हैं किसी से। बांसुरी के ऊपर क्या होता है? वाइब्रेशन जो है एयर का, उसके अंदर एयर बंद रहता है, उसके ट्यूब के अंदर, उससे मतलब वाइब्रेशन होता है। साउंड जो है स्कूल बेल का, वाइब्रेशन होता है आयरन का या ब्रास का प्लेट लगा रहता है स्कूल में, उसको हिट किया जाता है हथौड़ा से, तो साउंड यानी कि हर चीज का कुछ न कुछ पार्ट वाइब्रेट करेगा, तभी साउंड क्रिएट होगा। साउंड जो है रेडियो का, टेलीविजन का, उसके अंदर वाइब्रेशन, उसके अंदर डायफ्राम होता है स्पीकर में, राइट? इसी वजह से वाइब्रेट करता है। बट ज्यादातर केस में साउंड प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट का, वाइब्रेट करता है सो फास्ट दैट वी कैन नॉट सी वाइब्रेशंस हो रहा है। बहुत सारा चीजों में वाइब्रेशन इतना तेजी से होता है कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वाइब्रेशन करता है। गिटार में साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, स्ट्रिंग से, फ्लूट में एयर कॉलम से, ठीक ना? ड्रम में मेम्ब्रेन उसका, है ना? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से। ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क के पास 2 हार्ड स्टील प्रोंग्स होता है, चिमटा होता है, एक ये और एक ये। कनेक्टेड द लोअर एंड ऑफ द स्टेम, एक तना से कनेक्ट रहता है, ये हैंडल जिसको कह सकते हैं, राइट? जब प्रोंग्स को बजाया जाता है रबर पैड पे बजाया जाता है, तब प्रोंग जो है वाइब्रेट करता है, यही वाइब्रेट करता है आगे पीछे, राइट? साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम प्रोंग्स को देखें साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क का, वो ऐसा नजर आएगा, ब्लर है, देखो आगे पीछे ब्लर हो जाता है, यहाँ पे आवाज कर रही है, ब्लर है, राइट? इफ दे आर मूविंग बैक एंड फोर्थ रिपीटली, बहुत तेजी से मूव करता है। वाइब्रेटिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी सोन बाय टचिंग द स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल। अच्छा, पिथ बॉल पे देखो वाइब्रेट करा के देख रहा है, कॉर्क बॉल जिसको कहते हैं, विद अ प्रॉन्ग ऑफ साउंड ट्यूनिंग फॉर्क, साउंड ट्यूनिंग फॉर्क प्रॉन्ग से लगाया जा रहा है। पिथ बॉल इज पुश्ड, पिथ बॉल को जो है पुश किया, वो क्या किया? अवे विथ ग्रेटर फोर्स से पुश किया। तो पिथ बॉल जो है पुश अवे ओनली इफ द प्रॉन्ग्स बी मूव्स टू द राइट साइड। अच्छा, देखो प्रॉन्ग बी जो है राइट साइड मूव किया, है ना? कोई दिक्कत? अब देखो वाइल जब वाइब्रेट किया, स्ट्राइक किए हार्ड, तब वाइब्रेट किया। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि प्रॉन्ग जो है साउंड प्रोड्यूस किया ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर जब वाइब्रेट किया, तो सही बात है। हम लोग कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो है प्रॉन्ग का, साउंड का, मेकिंग ट्यूनिंग फॉर्क बाय परफॉर्मिंग अनदर सिंपल एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। हम लोग कुछ पानी भर लेते हैं बीकर में, ब्रिम तक यानी किनारे तक, टच द सरफेस ऑफ वाटर विद प्रॉन्ग्स। अब प्रॉन्ग्स जिससे हम साउंड प्रोड्यूस कराए हैं, उससे मतलब पहले प्रॉन्ग्स को मतलब क्या करेंगे, पहले ट्यूनिंग फॉर्क को पीट देंगे, प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग को हम सटा देंगे किसी पानी में, राइट? टच द सरफेस ऑफ वाटर प्रॉन्ग्स साउंड मेकिंग ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच हैज बीन स्ट्रक ऑन द हार्ड रबर पे, जिसको पहले हार्ड रबर पे पीट के हम लोग क्या किए, वाइब्रेट कर दिए हैं, है ना? प्रॉन्ग जो है साउंड का ट्यूनिंग फॉर्क एक्सप्रेस करेगा, वाटर को छलका देगा। इसका मतलब है कि प्रॉन्ग जो है साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट किया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। प्लीज नोट दैट वी कैन नॉट सी द एंड्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग। हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क का जो एंड है उसको वाइब्रेट करते हुए नहीं देख सकते, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, राइट? समझ में आया? इससे क्या पता चला कि साउंड जो है प्रोड्यूस होता है फ्लोइंग मेथड से। कैसे? या तो वाइब्रेट करा लिए स्ट्रिंग को सितार के अंदर, भाई एयर कॉलम को वाइब्रेट कराइएगा तो फ्लूट के अंदर होगा, वाइब्रेट कराइए मेम्ब्रेन तो ड्रम के अंदर, सिम्बास मजीरा वगैरह जो होता है उसको वाइब्रेट करा दीजिए, राइट? जो मेटल का होता है, जो लाए हैं खरीद के कुंभ मेला से, समझ रहे हो? वही देखो, इसके अंदर वायर होता है, इसके अंदर एयर का कॉलम होता है, उससे एयर हवा फूंकता है ना मुंह से। मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में ढलक दे, मेम्ब्रेन होता है, इसका देखो सिम्बाल से मजीरा, है ना? समझ रहे हो? अब हम डिस्क्राइब करें कैसे साउंड वेव प्रोड्यूस होता है एयर में वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, और कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से हमारे कानों तक, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। कहता है, देखिए, साउंड वेव एयर में रखता है कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे साउंड वेव आर सेटअप इन एयर में, कैसे सेटअप होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। सपोज ओरिजिनल पोजीशन जो है एयर लेयर का, जब साउंड पास नहीं हुआ है, इसको दिखाया गया फिगर 24A में, दिखाया गया है साउंड प्रोड्यूस। अब हम स्ट्राइक करेंगे इस ट्यूनिंग फॉर्क को, है ना, रबर पैड पे, ताकि प्रॉन्ग जो है वाइब्रेट करने लगे आगे पीछे, राइट? चलिए अब देखो, जब प्रॉन्ग ए मूव्स आउटवर्ड टू द राइट साइड, राइट साइड में आउटवर्ड मूव करेगा, ये पुश करेगा लेयर जो एयर का इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब देखो,
एयर जो है जब इसको प्रोंग्स को पीटेंगे तो पीटने के बाद क्या होगा, ये जो है ये वाइब्रेट होगा। तो जब वाइब्रेट होगा तो इसके पास जो एयर है उसको उस पे एनर्जी देगा ये, तो बहुत सारा एक के बाद एनर्जी मिलेगा तो बहुत सारा एयर लेयर नजदीक आ जाएगा, यानी पहले कंप्रेशन होगा, ठीक है, एयर छट जाएगा, तो सही बात है। तो कहता है दिस एयर लेयर पुशेस द नेक्स्ट ईयर, वो अगला एयर लेयर को पुश करेगा, ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। इस तरीके से लेयर जो है एयर का नजदीक जो है प्रोंग ए के कंप्रेस हो जाएगा, बात सही है। ये हाई प्रेशर में होगा, कंप्रेशन जो है पास होगा अगले लेयर में, वाइब्रेटिंग एयर लेयर का। तो कंप्रेशन ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स राइट साइड बट एयर लेयर्स डू नॉट मूव, एयर का लेयर मूव नहीं करेगा, कंप्रेशन मूव करेगा, है ना। एयर लेयर्स ओनली वाइब्रेट, अपने ही जगह पर एयर लेयर वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, राइट। सिंस ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है लगातार, तो प्रोंग ए जो है मूव करेगा लेफ्ट साइड में, आगे पीछे भी करेगा, राइट। भाई ये आगे पीछे करता है वाइब्रेट, इधर करेगा कि इधर भी करेगा, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी करेगा, सही बात है। जब लेफ्ट साइड करेगा तो एयर कॉलम तो दूर हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो एयर कॉलम दूर हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा। अब कहता है तो ना प्रोंग ए जो मूव करेगा इनवर्ड अंदर की तरफ, तो इस केस में जो है प्रेशर जो राइट हैंड साइड का एयर लेयर का रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, सही बात है। अब देखो इस तरीका से एयर लेयर जो है फार्दर अपार्ट देन नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, रेयर फ्रैक्शन पास होगा नेक्स्ट लेयर के पास वाइब्रेटिंग एयर का, है ना। रेयर एयर फ्रैक्शन ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स राइट साइड बट एयर लेयर जो है मूव नहीं करेगा, एयर लेयर वाइब्रेट करेगा अपने ही जगह पे। इस तरीका से कंप्रेशन फॉलोड बाय रिएक्शन, पहले कंप्रेशन होगा फिर एयर फ्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा फिर और साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरह से नेट रिजल्ट जो है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी का, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है, सेंड करेगा वेव कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन, सेंड करेगा एयर में, है ना। जब ये वेव कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का फॉल करेगा हमारे कान पर, तो हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम होता है, वो भी वाइब्रेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूस करेगा साउंड, और हम लोग सुनते हैं साउंड जो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा, सही बात है। साउंड वेव जो एयर में होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, राइट। जब साउंड वेव पास कराओगे एयर से तो एयर लेयर जो है वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में इधर साउंड ट्रेवल करता है। तो नोट कीजिए एयर लेयर जो होता है, लेयर्स ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, एयर लेयर के अंदर क्या होता है गैस, गैस का मॉलिक्यूल्स, है ना। जब हम कहते हैं कि एयर लेयर वाइब्रेट कर रहा है तो यानी एयर का लेयर वाइब्रेट नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है एयर लेयर का वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है अपने ही स्मॉल डिस्टेंस पे, सही बात है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्राप्ति कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड यानी साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, देखिएगा। हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे साउंड रीच करता है वाइब्रेटिंग बॉडी से हमारे कानों तक। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एयर लेयर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एग्जैक्टली सेम तरीका से, है ना। जैसे साउंड वेव साउंड प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट, उसी तरह से हमारे कान में भी सपोज ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट कर रहा है साउंड वेव से, है ना, वेव क्रिएट कर रहा है एयर में, तो प्रोंग जो है ट्यूनिंग फॉर का वाइब्रेट कर रहा है, इंडिविजुअल लेयर जो है एयर का वो भी वाइब्रेट करेगा, मतलब एयर का लेयर सब वाइब्रेट करेगा आपस में। एग्जांपल एयर लेयर ए बी सी फिगर 25 में जो दिखाया गया है कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करेगा थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल रजिस्टिव पोजीशन, साउंड वेव ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ द एयर लेयर एंड द सेम डायरेक्शन एज द मूवमेंट ऑफ साउंड वेव। देखो ए बी सी इधर मूव करेगा, सही बात है, वाइब्रेटिंग एयर लेयर वाइब्रेट कर रहा है ना, सही बात है, कोई दिक्कत। अच्छा देखो डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड कहलाया, इस केस में एम्पलीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा एम्पलीट्यूड होगा ना, उसमें ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे। एग्जांपल फिगर 24 में बैक और फोर्थ वाइब्रेशन जो है एयर लेयर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, साउंड वेव ट्रैवल करता है उसी डायरेक्शन में, राइट। प्लीज नोट दैट ट्रांसमिशन जो है साउंड का थ्रू एयर देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर, इसमें यहाँ का एयर उठ के नहीं चला गया, राइट, ठीक है ना। एयर लेयर वाइब्रेट करता है अपने ही डायरेक्शन पे और ट्रांसफर करता है साउंड एनर्जी एक लेयर से दूसरे लेयर में, ठीक है, और हमारे कानों तक पहुंचता है और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, देखिए अगर हम वी टर्न ऑन द गैस टैप फॉर अ फ्यू सेकेंड, गैस टैप खोलते हैं तो एक पर्सन जो स्टैंड है फ्यू मीटर पे हमसे दूर, साउंड जो है स्केपिंग गैस गैस करता है, तो स्मेल जो है गैस का उसके बाद पहुंचता है, पहले साउंड पहुंचता है, राइट। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, साउंड जो है गैस का ट्रेवल करता है वाइब्रेशन ऑफ एयर लेयर से, तो वो पहुंचता है पहले, क्योंकि एयर लेयर वाइब्रेट करके पहुंचा जाता है साउंड, जब गैस ऑन करोगे तो पहले साउंड पहुंचेगा, एयर का महक बाद में, सही बात है। बट स्मेल जो है वो पर्सन पे पहुंचता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर, जब स्मेल है ना, स्मेल देखो घुलते घुलते जब एयर खुद ही ट्रेवल करके जाएगा ना तब ही तुमको सुनाई देगा, लेकिन साउंड में एयर ट्रेवल नहीं करके जाता, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, समझ रहे हो ना, इसलिए समय ज्यादा लगता है। इट इज क्लियर दैट साउंड इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर, साउंड एक्चुअल मूवमेंट का एयर का नहीं होता है गैस टैप से पर्सन तक, अदरवाइज ही वुड हियर द स्मेल द गैस एट द सेम टाइम, नहीं तो जिस समय सुनता उसी समय सुनता है, राइट। अब डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वेव का, देखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव करता है एक वाइब्रेटिंग एयर लेयर ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से इधर गया और इधर गया, ठीक है,
तो यही एम्पलीट्यूड कहलाता है वेव का, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वेव का यूजुअली बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है, सेंटीमीटर में छोटा होता है, ठीक है। नंबर जो है कंप्लीट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन का एयर लेयर का 1 सेकंड में, उसी को फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का कहते हैं, ठीक है। ठीक ना, एम्पलीट्यूड समझ में आया। अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे कितना गया, ठीक है, और साउंड में कितना वाइब्रेशन किया, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव का सेम होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का जो प्रोड्यूस करता है। सपोज फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर 256 लिखा है, इसका मतलब है ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट करेगा ना 256 कंप्लीट वाइब्रेशन बनाएगा, ठीक है। एज द साउंड वेव्स सो एज द साउंड वेव पास थ्रू द एयर, सो फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव का कितना हो गया 256 हर्ट्ज। साउंड को नीड कर होता है मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, मतलब साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रेवल करता है उसी को मीडियम कहते हैं। सुनना, सब्सटेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है मीडियम कहलाता है, ठीक है। मीडियम जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब मटेरियल मीडियम कहलाता है। मीडिया जो होता है प्लूरल होता है मीडियम का, मीडियम सिंगुलर मीडिया प्लूरल। साउंड नीड होता है मटेरियल मीडियम को, साउंड को जरूरत है मटेरियल मीडियम का, सॉलिड लिक्विड और गैस चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तभी सुनिएगा। अदर वर्ड्स कह सकते हैं साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड और गैस की तरह, बट ये नहीं ट्रेवल करता है वैक्यूम में, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो ट्रेवल नहीं करता। Please note that sound wave called mechanical waves because they are need a material medium like solid, liquid and gas for their propagation. Sound wave को हम लोग material medium भी कहते हैं, material medium भी कहते हैं, मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसको मटेरियल चाहिए कहाँ के लिए, सॉलिड लिक्विड और गैस में प्रोपिगेशन के लिए, प्राप्त करने के लिए। साउंड वेव इन्वॉल्व करता है वाइब्रेशन पार्टिकल का मीडियम में थ्रू विच द ट्रेवल, जिस मीडियम से ट्रेवल करता है उसी के पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा। दूसरी तरफ लाइट वेव जो है, रेडियो वेव जो होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्योंकि ये इसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। सो दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन कौन, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स। देखते हो तो उस पर भी स्पेस क्राफ्ट से जाता है लोग, तो ऊपर लाइट तो जाता ही है ना, रेडियो वेव से ही तो बात करता है। एंड इलेक्ट्रिक कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड इसके अंदर होता है, एम्प्टी स्पेस के अंदर, है ना। इसे क्या पता चलता है कि दाउ साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन वेव्स जैसे रेडियो वेव्स हो गया वो ट्रेवल कर जाएगा। अब डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट और देखेंगे साउंड वेव कैसे सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम से नहीं। साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड गैस से। अगर एक ट्रेन जो है बहुत तेजी से मूव करता है तो हम लोग नहीं सुन पाते उसका आवाज, राइट। बट हम अपना कान अगर रेलवे लाइन पर लगा दें तो हम लोग दूर से आते हुए ट्रेन को दूर भी रहे तो सुन जाएंगे। दिस शोज दैट कैन ट्रेवल थ्रू द रेलवे लाइन विच इज सॉलिड सब्सटेंस मेड ऑफ स्टील। तो इसका मतलब साउंड जो है स्टील से ट्रेवल कर रहा है क्योंकि सॉलिड की चीज बना है, राइट। इनफैक्ट साउंड ट्रेवल करता है 15 गुना तेजी से एयर से, यानी हवा से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है साउंड, कौन में, सॉलिड में। इसीलिए हम तुमको चिल्ला के बोलेंगे, अगर कोई टीचर स्कूल में चिल्ला के बोलेगा कि छुट्टी हो गया तो बच्चा उतना नहीं सुनेगा, लेकिन घंटी की आवाज कहीं पर रहता है बच्चा शुद्ध का समझ में आ जाता है, क्योंकि मेटल को बजाया गया और मेटल ज्यादा 15 गुना ज्यादा एयर से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। लिटिल चिल्ड्रन जो हमारे घर में टॉय टेलीफोन बनाता है 2 टीन का डब्बा लेके, राइट, एक धागा से बांध के। एक चाइल्ड स्पीक करता है टीन में, दूसरा सुन लेता है जो अपना कान में लगाया है। इससे साउंड वेव ट्रांसमिट होता है थ्रेड, धागा के द्वारा, राइट। धागा भी एक काइंड ऑफ सॉलिड की तरह ट्रीट करता है, सॉलिड धागा, राइट। टॉय टेलीफोन तो देखिए कि ये होगी बचपन में, है ना। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट जिसमें साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड से भी ट्रेवल करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वीकिंग टॉय, मतलब एक ऐसा घंटी खिलौना ले लीजिए जो बोलता होगा, जैसे बंदरे वाला है ना। सब मेकिंग टॉय, साउंड मेकिंग टॉय, पॉलीथीन बैग ले लीजिए और उसको बकेट के अंदर पानी भर दीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, पुट आवर ईयर टू द साइड ऑफ बकेट, बाल्टी के बगल से कान लगा दीजिए। स्क्वीज द टॉय, टॉयज को दबा दीजिए। वी कैन हियर द स्क्वीक, हम लोग सुन पाएंगे ही स्क्वीक। दिस शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। पानी में क्या कीजिए, पहले पहले पॉलीथीन में उस टॉय को रख दीजिए, पानी में डुबा दीजिए, उसको दबा दीजिए, देखिएगा डब्बा के बगल से आवाज आ जाएगा, राइट। जो लिक्विड है इस पर, इसका मतलब है कि डिटेक्शन जो है सबमरीन हिडन अंडर द सी, बहुत बड़ा बड़ा सबमरीन जो होता है समुद्र के अंदर छुपा रहता है, राइट। साउंड जो है इंजन इंजन का, सबमरीन का ट्रांसमिट होता है सी के वाटर में भी, और साउंड को डिटेक्ट कर लिया जाता है स्पेशल हियरिंग एड जिसको हाइड्रोफोन्स कहते हैं, उससे साउंड सबमरीन का सुन लिया जाता है, हमारे सैनिक लोग सुनते हैं। अब हम लिस्ट डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि और शो करेंगे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है गैस में। जब टेलीफोन बिल को रिंग करोगे, है ना, जब टेलीफोन बिल रिंग होता है घर में तो हम लोग साउंड उसका सुनते हैं डिस्टेंस से, राइट। इस केस में साउंड जो है रिंगिंग टेलीफोन का ट्रेवल करता है एयर के थ्रू रूम में, जो कि गैस है ना, या भी मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है।
अब जब हम बात करते हैं पर्सन से, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं खड़ा होके, तो साउंड जो है हमारे टैप बात करने का दूसरे पर्सन तक एयर के थ्रू पहुंचता है। साउंड रेडियो का, टेलीविजन का, मोटर कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब चिरपिंग ऑफ बर्ड, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब एयर के थ्रू ट्रेवल करता है हमारे कानों तक। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अधिकांश साउंड ट्रेवल करता है हमारे एवरीडे लाइफ में एयर के द्वारा है, राइट। सारे ऑब्जर्वेशन बताता है कि साउंड एयर के द्वारा ट्रेवल करता है, जो कि एयर एक गैस है, ठीक है। थोड़ा और डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों चीज से, राइट। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट और शो करेंगे साउंड नहीं ट्रेवल करेगा वैक्यूम में। ये जो वर्ड वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, इवन एयर इज नॉट प्रेजेंट इन वैक्यूम, हवा भी वैक्यूम में नहीं होता। जब देयर इज नो एयर, जब हवा ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम। वैक्यूम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ग्लास के अंदर भी, वेजल में, बाय रिमूविंग ऑल एयर फ्रॉम इट विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप। सक्शन पंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सारा ग्लास से हवा निकाल देंगे और सक्शन पंप से क्या हो जाएगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा ग्लास के अंदर, समझ रहे हो। देखिए कहता है साउंड जो है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम, नहीं साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम की तरफ, ट्रेवल नहीं करेगा। मटेरियल मीडियम जैसे एयर नेसेसरी है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए, साउंड को आप ट्रेवल नहीं कर सकते वैक्यूम में। जैसे कैसे, रिंगिंग बेल जानते हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो होता है वो एयर टाइट ग्लास जार के अंदर रख दीजिए कंटेनिंग एयर, है ना, और वो हियर करेंगे साउंड को क्लियरली, है ना। तो एयर इज प्रेजेंट एज मीडियम इन द बेल जार में क्या करेंगे, एयर रहेगा, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू इट एंड रीच आवर आवर्स। लेकिन बेल जार जब कंटिन्यूइंग बेल प्लेस्ड ओवर द वैक्यूम पंप के ऊपर रख देंगे, राइट, है ना, वैक्यूम प्लेट के ऊपर, एयर इज ग्रेजुअली रिमूव फ्रॉम द बेली जार, एयर निकाल लेंगे उससे, स्विचिंग द वैक्यूम पंप को स्विच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है रिमूव कर लेंगे उससे, तो साउंड जो है धीरे 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 फेंटर में धुंधला होते जाएगा। एंड सारे जब एयर निकाल देंगे तो साउंड जो है सुनाई नहीं देगा। यू कैन स्टिल सी द क्लैप्टर स्ट्राइकिंग द रिमूव स्ट्राइकिंग द बेल, क्लैप्टर तो पीटेगा ही इसको, लेकिन साउंड सुनाई नहीं देगा। कब देखो इसके अंदर एयर था तो साउंड सुन लिए, जब एयर को निकाल दिए यहाँ से वैक्यूम पंप के द्वारा तो अब ये सुनाई नहीं देगा। तो वैक्यूम जो है क्रिएट किया गया अंदर, तो साउंड जो है इनसाइड इट कैन नॉट बी हियर्ड, सुनाई नहीं दिया। इससे क्या पता चला कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। अगर एयर को वापस इसमें अंदर डाल दे तो फिर से रिंगिंग बेल पीटेंगे तो आवाज सुनाई देगा। ये एयर नेसेसरी है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, राइट। चलिए, जब क्लैप्टर यानी ये जो चिमटा है, ये जब बजा उसे हैमर जिसको कह लो, बेल वाइब्रेट किया, बेल साउंड क्रिएट किया, तो वाइब्रेटिंग बेल जो है नजदीक के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा दिया आगे पीछे। ये जो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स था नेक्स्ट लेयर को वाइब्रेट कराया, है ना। और इस तरीके से अल्टीमेटली एयर मॉलिक्यूल्स जो है रिंगिंग बेल के चारों तरफ वाइब्रेट करना शुरू किया, और वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट जो था अंदर में ट्रांसमिट हुआ आउटसाइड द एयर मॉलिक्यूल्स के, राइट। ड्यू टू दिस, इससे क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द बेल जार आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम एयर। एयर मॉलिक्यूल्स जो था आउटसाइड यानी यहाँ पर भी एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी था, तो इसीलिए वाइब्रेट हुआ ये भी और साउंड सुनाई दे दिया, राइट। जब ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन आवर ईयर्स, कानों पर गिरा, है ना, वी कॉल हियर द साउंड ऑफ, वी कैन हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, तो बजे हुए घंटी का आवाज हम सुन लिए, राइट। अगर एयर नहीं होता तो वाइब्रेशन जो है हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता और वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, और हम सुन नहीं पाते। तो व्हेन देयर इज वैक्यूम इन ग्लास जार, जब ग्लास जार में वैक्यूम है, देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स टू कैरी साउंड वेव, यानी उसके अंदर कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स साउंड वेव को कैरी कराने के लिए नहीं है, साउंड वाइब्रेशन को, ठीक। प्लीज नोट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस से, बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस का कैरी करता है साउंड वेव्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे थ्रू देयर वाइब्रेशन के थ्रू, राइट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम हैज नो मॉलिक्यूल, साउंड वैक्यूम से पास नहीं करेगा क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि वाइब्रेट कराएगा और कैरी कराएगा। सो मटेरियल मीडियम चाहिए, एयर वाटर वुड ये सब चाहिए ट्रांसमिशन होने के लिए किसका, साउंड का, जिस सोर्स से वो निकला है हमारे कानों तक, राइट। इन द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस, मून के केस में क्या है, आउटर स्पेस में मून के पास कोई एयर नहीं है तो सब जगह वैक्यूम है, राइट। मून के तो साउंड कैन नॉट बी हियर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो मून के ऊपर अगर दो आदमी खड़ा है तो बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है कैरी कराने के लिए साउंड वेव्स को। वी कैन नॉट टॉक ऑन अनदर डायरेक्टली ऑन द मून एज डू वी नॉट, जैसे अर्थ पे बात कर लेते हैं मून पे नहीं कर सकते चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना रहे। उसी प्रकार देयर इज नो एयर इन आउटर स्पेस टू कैरी साउंड, आउटर स्पेस में एयर नहीं होता है, हर जगह वैक्यूम होता है आउटर स्पेस में, जिसकी वजह से साउंड वो नहीं सुन पाएंगे। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं जो मून पे लैंड करते हैं वो आपस में बात डायरेक्टली नहीं कर पाते। एस्ट्रोनॉट जो लैंड करते हैं मून पे टॉक करते हैं अनदर थ्रू वायरलेस सेट से, रेडियो वेव से, ठीक है। दिस इज बिकॉज रेडियो वेव जो है ट्रेवल कर जाता है वैक्यूम में भी, राइट। साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगा। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू ईयर्स, साउंड जो है एक प्रोड्यूसिंग जिस बॉडी से प्रोड्यूस हुआ है उससे दूसरे बॉडी तक जाने में उसको टाइम लगता है, राइट।
स्पीड जो है साउंड का वो बताता है कि किस रेट से साउंड ट्रेवल करता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से हमारे कानों तक। ठीक, स्पीड क्या बताता है कि कितना जल्दी हमारे पास साउंड जहां से निकला हमारे तक आ गया। स्पीड जो है साउंड को डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, जैसे स्पीड जो है साउंड को डिपेंड करता है नेचर, किस मटेरियल का बना है, मीडियम जिसे वो ट्रैवल करता है। स्पीड जो है साउंड का डिफरेंट होता है मटेरियल में। एग्जांपल, स्पीड सबसे ज्यादा साउंड का होता है स्पीड जो है डिफरेंट मटेरियल में, जैसे एयर, वाटर और आयरन में अलग अलग होता है। रूम टेम्परेचर पर स्पीड जो होता है साउंड का एयर में 344 मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड जो है साउंड का वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होता है। और स्पीड जो होता है साउंड का आयरन में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब साउंड ट्रेवल सबसे कम करता है गैस में, उससे तेज लिक्विड में, सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में। अगर हम कन्वर्ट करें तो पता चला किलोमीटर पर आवर में, तो साउंड जो है 1238 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एयर में चलता है, और स्पीड जो है साउंड का 5400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है वाटर में, और सबसे ज्यादा आयरन में 18468 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। राइट, स्पीड जो है साउंड का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। मतलब अगर स्पीड जो है साउंड का एयर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 322 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दो 20 डिग्री, 344 हो गया। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा। स्पीड जो साउंड का, एयर विल बी मूव ऑन अ हॉट डे ऑन अ कोल्ड डे, तो ठंडा के बजाय गर्म दिन में साउंड जो है ट्रेवल करता है ज्यादा स्पीड से। राइट, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर के ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। एग्जांपल, स्पीड जो है साउंड का लेस होता है ड्राई एयर में, लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर मतलब इसमें नमी हो। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं साउंड ट्रेवल करता है स्लो ड्राई एयर में बट फास्टेस्ट इन ह्यूमिड एयर। In fact, humidity of air increases the speed of sound through the also increases. Humidity बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा। राइट, समझ रहे बात को? देखिए, स्पीड जो है साउंड का कुछ कॉमन मटेरियल में दिया गया है। ड्राई एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे है 332 है, लेकिन जैसे ड्राई एयर 20 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर बढ़ा तो बस साउंड का स्पीड भी। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पे 1280 है, और वही देखो वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 1498। राइट, देखो ध्यान से, इससे क्या पता चला टेबल से कि स्पीड जो है साउंड का एयर में रूम टेम्परेचर पे 344 मीटर था पर सेकंड, लेकिन इसका मतलब है कि साउंड ट्रेवल करेगा किस डिस्टेंस से, 344 मीटर जाएगा एक सेकंड में एयर में रूम टेम्परेचर पे। साउंड ट्रेवल करता है फास्टर वाटर से, फास्टर थ्रू वाटर, वाटर से ज्यादा फास्ट करता है एयर के बजाय। फॉर एग्जांपल, स्पीड जो है साउंड का वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड होगा, तो साउंड ट्रेवल करता है 5 गुना ज्यादा तेजी से हवा की अपेक्षा। राइट, इसका मतलब है कि साउंड जो है आप जल्दी सुन पाइएगा वाटर के अंदर। द फैक्ट दैट साउंड कैन बी हियर्ड वेरी फास्ट इनसाइड द वाटर यूज्ड बाय क्रिएचर्स, ये प्राणियों के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे सी वाटर में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए एक दूसरे से। एग्जांपल, दो व्हेल मछली आपस में हजारों किलोमीटर दूर रहती है, फिर भी वो सुन लेती है एक दूसरे की बात आसानी से। राइट, क्योंकि साउंड जो है ज्यादा ट्रेवल करता है स्पीड में वाटर। साउंड जो है उनके टॉक का कैरी किया जाता है सी वाटर की थियरी हाई स्पीड में, थोड़ा रिपीटली किया जाता है। राइट, तो ये 5 गुना तेजी से काम करता है एयर की अपेक्षा। देखो साउंड जो है 15 टाइम ज्यादा तेजी से काम करता है, इसलिए रेलवे ट्रैक पर 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलेगा, और जो है एयर में 5130 मीटर पर सेकंड। राइट, समझ में आया? साउंड ट्रेवल करता है फास्टर सॉलिड में, है ना, लिक्विड के बजाय। एग्जाम्पल, साउंड ट्रेवल करता है 5130 मीटर पर सेकंड थ्रू आयरन, है ना, ये 3 गुना ज्यादा है वाटर से, 15 टाइम्स ज्यादा है एयर से। साउंड ट्रेवल करता है 15 टाइम्स फास्टर, किसमें, आयरन में, एयर से। एक इंटरेस्टिंग कंसिक्वेंस क्या है, वेरी हाई स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन और स्टील। इफ अ ट्रेन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ट्रेन हमसे ज्यादा दूर रहता है, हम लोग नहीं सुन पाते हैं उसका आवाज एयर में, बट अगर हम लोग कान लगा दें इसमें पटरी में, लगाना मत, इट्स वेरी रिस्की, तो देन वी कैन हियर द साउंड कमिंग ट्रेन इजीली इवन द क्वाइट फार अवे, दूर भी रहता है तो सुन लेते हैं। राइट, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल मच मोर फास्टर देन द रेलवे लाइन मेड ऑफ स्टील देन थ्रू एयर, एयर की अपेक्षा ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। सोनिक बूम क्या है देखिएगा ध्यान से। मैनी ऑब्जेक्ट सच एज सम एयरक्राफ्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कुछ एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स ट्रेवल करता है बहुत स्पीड से, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड जो एयर में होता है उससे भी ज्यादा। दे आर सेड टू बी हैव सुपरसोनिक स्पीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। ये जो टर्म सुपरसोनिक है इसका मतलब होता है स्पीड ऑब्जेक्ट का जो कि ग्रेटर होता है स्पीड ऑफ साउंड से, यानी जो साउंड का स्पीड है उससे भी ज्यादा अगर होगा उसी को सुपरसोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है स्पीड जब ग्रेटर होता है नॉर्मल स्पीड से, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। ड्यू टू वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करता है एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव, जिसको शॉक वेव्स कहते हैं। ठीक है, एयर में प्रोड्यूस करता है शॉक वेव, जो है प्रोड्यूस होता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के द्वारा, जो कैरी करता है ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रिमेंडस एयर, बहुत भयंकर एयर जो है प्रेशर वेरिएशन कॉज्ड बाय शॉक वेव्स प्रोड्यूस लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड कॉल्ड सोनिक बूम। तो कहता है ये जो भयंकर एयर प्रेशर जो है
उसमें बदलाव होता है, जिसकी वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होता है और बहुत भयंकर ब्रस्ट होता है साउंड का, उसी को सोनिक बूम कहते हैं। ठीक, हम लोग डिफाइन करेंगे सोनिक बूम को। सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइज है, भयंकर शोरगुल है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉक वेव एयरक्राफ्ट का जनरेट होता है, राइट। और अदर एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी करता है जो कि ट्रेवल करता है बहुत फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, राइट, उसी को सोनिक बूम कहते हैं। एक्सप्लोसिव नॉइज है, ठीक। सोनिक बूम प्रोड्यूस होता है इनटॉलरेबल, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लोड नॉइज व्हिच कॉजेस पेन इन आवर ईयर्स, कान में दर्द दे देगा, राइट। इसे तुम देखता है जो एयरक्राफ्ट वगैरह में चलता है, कान में पूरा एकदम लगाया रहता है सिस्टम वगैरह, राइट। द ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी emitted by sonic boom can even shatter the glass panes of the building of the supersonic aircraft flies over it। जिस जगह से इस ये जो फ्लाई उड़ता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, उसके अगल बगल में कांच वगैरह खिड़की होता है, उस सबको तोड़ देता है, राइट। एज लॉन्ग एज एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट सुपरसोनिक स्पीड इट कंटिन्यूज टू emit unpleasant सोनिक बूम। देखिए, जैसे सोनिक बूम इन द सराउंडिंग एरिया, तो सोनिक बूम जो है अनप्लीजेंट साउंड इमिट करता है, जो सुनने लायक नहीं होता है। फर्स्ट सुपरसोनिक जेट, पहला जो सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट 1948 में बना था। रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। अच्छा, साउंड और लाइट में रेस हुआ, कौन जीतेगा। स्पीड जो है साउंड का एयर में 344 मीटर पर सेकंड होता है, और स्पीड जो लाइट का एयर में होता है 3 लाख, कितना 3 लाख में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होता है। इट इज क्लियर दैट स्पीड जो है लाइट का बहुत फास्ट होता है इसके साउंड से। सो साउंड जो है वो कुछ ही सेकंड लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, फ्यू 100 मीटर्स। लाइट जो है वो टेक प्रैक्टिकली नो टाइम। साउंड तो कुछ समय लगेगा, लेकिन लाइट प्रैक्टिकली कोई टाइम लगाता नहीं, चाहे कितना किलोमीटर भी जाना हो। कुछ जो है एवरीडे ऑब्जर्वेशन है जो स्पीड ऑफ साउंड पे और लाइट पे डिपेंड है। देखिए, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि रेनी डे में, है ना, बरसात के सीजन में हम लोग फ्लैश देखते हैं लाइटनिंग का, है ना, चमक देखते हैं बिजली का, फर्स्ट पहले देखते हैं, और साउंड जो है थंडर का बाद में आता है, राइट। लेकिन दोनों तो एक ही समय क्रिएट होता है क्लाउड में। इट इज ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड लाइट का ज्यादा है फ्लैश लाइट का, इसलिए पहले दिखाई देता है। कंपेरेटिवली लो स्पीड जो है साउंड का, इसीलिए थंडर का, इसलिए बाद में सुनाई देता है। कि क्रिकेट का जो गेम होता है, तो बॉल जब हिट करता है बैट को, तो उसको पहले सुनाई देता है, राइट, बात सही है ना। और उसका जो है साउंड बाद में दिखाई देता है। साउंड ऑफ हिटिंग इज हियर्ड अ लिटिल लेटर। अच्छा, पहले बॉल दिखाई देता है कि बैट लग गया, बाद में खट से आवाज आता है, राइट, यही बात। इट इज ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बॉल हिटिंग को देख लेते हैं पहले, एंड इसके कंपेरेटिवली लो स्पीड जो है साउंड का, इसी वजह से हिटिंग जो है उसका ही सुनाई देता है बाद में। अगर गन को फायर करते हैं तो हम लोग फ्लैश जो है गन का पहले देखते हैं, साउंड जो है गन का बाद में सुनाई देता है। इसीलिए ड्यू टू फैक्ट दैट स्पीड जो है लाइट का, फ्लैश ऑफ गन पहले सुनाई देता है, और कंपेरेटिव लो स्पीड है साउंड का, इसीलिए गन का शॉट जो है बाद में आवाज आता है। सारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कहें कि लाइट रीच करता है एक ऑब्जेक्ट से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली, बट साउंड टेक्स ए लिटिल मोर टाइम टू रीच फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट ड्यू टू लो स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो जल्दी सुनाई देगा, और स्पीड कम होगा तो लेट से। तो इट इज लाइट, ये लाइट होता है जो विन करता है, रेस जीत जाएगा इससे, साउंड से, है ना, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।